नाउ आवर चैप्टर टुडे इज एयर। इस चैप्टर में हम एयर से रिलेटेड हर चीज देखेंगे, ऑल जितनी भी चीजें हैं एयर के अंदर, एयर की वजह से जो कुछ भी हो रहा है वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर किससे बनी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे हम फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, एयर की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है एयर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ही है, ओके, ह्यूमन बींग्स के लिए ही है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आएगा ग्लोबल वार्मिंग, वो क्या होती है। फिर आएगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का खत्म होना है क्या चीज है, एसिड रेन क्या होती है। फिर लास्ट आएगा आपका यूजेस ऑफ एयर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी और इस एक्टिविटी के आंसर्स आप सभी को पता है, ऑलमोस्ट सभी को पता है। क्यों पता है, क्योंकि हमने ये चीज लास्ट ईयर ही पढ़ी थी। ठीक है, तो आप इजीली इसके आंसर दे सकते हैं, जैसे कि इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ ईच लेयर, व्हाट हैपेंड इन ईच लेयर, लेबल द नेम यूजिंग द हिंट प्रोवाइड। यहाँ पर 6 लेयर्स होती है, 6 की हिंट दी हुई आपको इसमें नाम लिखना, और मैं चाहूंगी कि आप सभी ये एक्टिविटी जरूर करें। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है दिस लेयर लाइज जस्ट अबाउ द अर्थ सरफेस, कौन सी लेयर होती है उसका आपको यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट हिंट दी हुई दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, ओके। नेक्स्ट दिया जेट planes fly in this layer, this is known as cold layer, space shuttle orbit in this layer, और लास्ट है this layer extends to the outer space। अब ये सारे आपको नाम लिख देना है, नाम सभी को याद होंगे, हो सकता है बहुत सारे अभी लिख लिया होगा बहुत से बच्चों ने एडवांस में, और कुछ अब लिखेंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी ये नाम जरूर लिखें। ओके, तो हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर पर। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ नीड एयर टू सर्वाइव, लेट अस स्टडी मोर अबाउट इट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एयर चाहिए सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, सिर्फ नॉर्मल जीने के लिए ही हमें एयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि एयर अराउंड अस कैसी है। एयर इज ऑल अराउंड अस, हमारे हर तरफ हर जगह एयर प्रेजेंट है। Air forms a thick blanket called the atmosphere around the earth. Air is present all around us. एयर ने क्या किया हुआ है, एक ब्लैंकेट की तरह पूरे एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, एयर जो है पूरे एटमॉस्फेयर में ब्लैंकेट की तरह है। इसे जो ब्लैंकेट है एयर का उसे बोला जाता है एटमॉस्फेयर। तो एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स। हम देख नहीं सकते हवा को, बट हम फील कर सकते हैं। जब भी तेज हवाएं चलती हैं तो हमें दिख जाता है ना, फिर तो फील भी होता है कि हाँ कुछ चीजें उड़ रही है, तो हवा तेज चल रही है। इफ यू ब्लो सम हेयर, इफ यू ब्लो सम हेयर ऑन योर हैंड यू विल फील इट। ऐसे फूंक देके अपने हाथ पे देखो, आपको फील होगा कि हाँ कुछ तो है। तो ये क्या है, एयर है। ओके, डज एयर हैव मास एंड वॉल्यूम, लेट अस फाइंड आउट बाय दिस डूइंग एन एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी करके आपको पता चल जाएगा कि एयर के अंदर वॉल्यूम भी होता है और एयर का मास भी होता है, मतलब थोड़ा वेट भी कुछ एयर का होता है। एक्टिविटी क्या दी है, टू प्रूव दैट एयर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। ओके, मटेरियल बलून एंड वेइंग मशीन, वेइंग बैलेंस, ये दो चीजें चाहिए आपको। बलून को आपको हवा भर लेना उसको, उसके बाद उस ब्लो बलून को एक वेइंग मशीन के ऊपर रख देना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका कुछ ना कुछ वजन आ रहा है। और साथ ही में बलून का जो शेप था वो भी चेंज हो चुका है। जब आया था बलून तो छोटा सा था बिल्कुल, आपने उसके अंदर हवा भरी तो उसका साइज बड़ा हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि एयर का मास भी है और एयर जो है वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपोजिशन ऑफ एयर। अब एयर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। एयर कंसिस्ट ऑफ 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको अभी बता दी गई है, और आपको ये फ्यूचर में, मतलब हर क्लास में साइंस में एयर का एक चैप्टर होता ही है और उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आ जाती है कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी गैस एयर में प्रेजेंट होती है, तो वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है, और ये इतना ही रहेगा, ये कम ज्यादा नहीं होती। ठीक है, और 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। एयर ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड नोबल गैसेस। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वाटर वेपर्स भी होती है, डस्ट पार्टिकल्स होती है, और कुछ अलग बहुत सारी दूसरी गैसेस भी प्रेजेंट रहती है। कंपोजिशन ऑफ एयर इज शोन इन फिगर 16.1। आपको कंपोजिशन पूरा बता दिया गया। अब इस देखो 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, और जो बचा हुआ पार्ट है 1%, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, नोबल गैसेस भी है, ओजोन भी है और डस्ट पार्टिकल्स भी। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, जस्ट इन 1%। और मैक्सिमम क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के बारे में देखें क्या बताया गया।
It is a colorless and odorless gas. We cannot use nitrogen directly, although it is required indirectly for all by all living organism. नाइट्रोजन का कोई कलर नहीं होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब उसकी कोई खुशबू या बदबू नहीं होती, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। साथ ही में नाइट्रोजन की जरूरत हमें है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली हम नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन आप पढ़ेंगे आगे, और पहले भी पढ़ चुके हैं शायद, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, प्लांट्स करते हैं उसे, तो वो न्यूट्रिएंट उनकी नाइट्रोजन उनकी बॉडी में जाता है, फिर उस प्लांट को अगर हम हीट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। और बॉडी यूजेस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, सभी को पता है कि हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड टू रिलीज एनर्जी। अब रेस्पिरेशन के टाइम मतलब जब सांस लेते हैं आप, तो ऑक्सीजन कंबाइन होता है फूड के साथ, ठीक है, और साथ में फिर वो एनर्जी रिलीज करता है, तभी हमें ताकत रहती है। If we were deprived of oxygen for a few minutes, we would suffocate to death as all life process will stop. अब अगर कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती, कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमें सफोकेशन फील होने लगता है। अब जैसे अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, जहां पर ना तो खिड़की हो, दरवाजा हो, वो भी लगा दिया गया है ना, वेंटिलेशन जो ऊपर होल्स होते हैं ना वो भी ना हो, कहीं से कोई हवा आने की जगह नहीं हो, थोड़े टाइम तक तो आप सरवाइव कर लेंगे, बाद में आपको क्या होगा, ऐसे सांस फूलने लग जाती है, सफोकेशन में घुटन घुटन सी महसूस होती है, ठीक है। वो जो घुटन की महसूस होती है, वो जो घुटन सी महसूस होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, सफोकेशन बोला जाता है, उसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और फिर वो हमारी सारी बॉडी की एक्टिविटी को वो बंद कर देता है, उससे क्या होता है, हमारी डेथ हो सकती है, किसी की भी डेथ हो सकती है अगर उसको कमरे में बंद करके रखा जाए जहां से कुछ भी हवा नहीं जाती। ओके, नेक्स्ट है वाटर एनिमल्स ब्रीथ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर एनिमल्स मतलब एक्वेटिक एनिमल्स, जो एनिमल्स जो पानी के अंदर रह रहे हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, डिजॉल्व वाटर के अंदर ऑक्सीजन रहता है। ओके, ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, H2O फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो H2O, तो ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो कहाँ होता है, पानी के अंदर, ओके, वो मिक्स रहता है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। Animals living in the soil such as earthworms obtain oxygen present in the pores of the soil. अब ऐसे एनिमल्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, तो उनको ऑक्सीजन मिलता है जो सॉइल के अंदर थोड़ी थोड़ी गैप होती है ना, हल्की छोटी सी भी अगर गैप होगी तो वहां पर ऑक्सीजन मिल जाता है, तो उसके थ्रू वो बाहर आ जाते हैं, थोड़े अगर बाहर भी नहीं आते हैं तो पोर्स के थ्रू उन्हें ऑक्सीजन पहुंच जाता है। Oxygen is also needed for burning. Pure oxygen makes things burn quickly. In fact, burning things in pure oxygen can be explosive. अब ऑक्सीजन की जरूरत होती है आग लगने के लिए, अगर अगर आपको आग जलाना है तो ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। बट अगर प्योर ऑक्सीजन मिल जाती तो वो आग धमाका बन सकती है, तो एक्सप्लोजिव हो सकता है, सब्सटेंस दैट कैन कॉज एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजिव का मतलब, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव होता है मतलब वहां पर अब पटाखों जैसी या फिर बॉम्ब होता है ना, वैसी आवाजें आ सकती हैं अगर प्योर ऑक्सीजन वहां पर रहे, सिर्फ ऑक्सीजन रहे। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर बाय फोटोसिंथेसिस, ये तो हमें शुरू से पता ही है कि प्लांट कैसे रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, थ्रू फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी है टू शो दैट एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल एंड वाटर। एयर जो है वो सॉइल और वाटर दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो देखते हैं क्या दिया है इस एक्टिविटी में। मटेरियल क्या क्या चाहिए, बीकर, ट्राइपॉड, स्टैंड, मतलब ये ऐसा स्टैंड होता है जिसके नीचे आग लग सकती है, ठीक है। वायर गॉज मतलब एक स्टैंड के ऊपर एक जाली जैसा होता है, जैसे डायरेक्टली कांच पर आग ना लग के पहले उसमें लगती है, ठीक है। बर्नर, सॉइल, अ वाइड माउथेड बॉटल एंड वाटर, एक वाइड माउथेड बॉटल और वाटर चाहिए, ठीक है। टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर, हीट द वाटर स्लोली ऑन अ बर्नर, बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉइल केयरफुली ऑब्जर्व द इनर साइड ऑफ द बर्नर। आपको क्या करना है, अब एक हाफ फिल्ड वाटर लेना, उस पानी को धीरे धीरे आपको उबालना, ठीक है। जैसे उबाल स्टार्ट हो जाए उससे पहले ही आप उसके इनर साइड में बीकर के देखना क्या मिलेगा आपको। टेक सम सॉइल इन अ वाइड माउथेड बॉटल, pour some water on it and observe what happen। अब एक बड़े से बॉटल में आप आधी मिट्टी भर लीजिए और फिर उसमें पानी डालो, तो देखना कुछ ना कुछ वहां पर रिएक्शंस होगा, कुछ ना कुछ वहां पर निकलेगा। तो फर्स्ट का ऑब्जर्वेशन रहेगा, टाइनी बबल्स आर फॉर्म ऑन द इनसाइड ऑफ द बीकर, ऐसे बबल्स आपको नजर आने लग जाएंगे, ओके, बीकर में आग लगाते हैं जब उस टाइम पर। सेकेंड, बॉटल के अंदर क्या होगा, एज वाटर इज पोर्ड ऑन द सॉइल सम बबल्स कम आउट ऑफ द सॉइल, इसमें से भी बबल्स जो है वो बाहर निकलते रहेंगे, तो वो जो बबल्स है वो क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है।
Bubbles are formed on the inner side of the beaker due to the air present in water. When water was heated, the air dissolved in it, escaped, forming the tiny air bubbles. अब जो पानी हमने गर्म करते हैं ना, जब वो उबाल आता है, तो जो पानी के अंदर जो एयर मिक्स है वो क्या होती है, वो इवोपरेट होती है, ठीक है, इवोपरेट होती है, तो वो ऊपर बबल्स के फॉर्म में ऊपर वो निकलती जाती है, ठीक है। When water poured on the soil, the air dissolved in it get displaced. This form bubbles in the soil. अब जब हमने पानी सॉइल के अंदर डाला, एक साथ पानी डालते हैं हम, तो वहां के जो अंदर के जो जितने भी एयर के पार्टिकल्स है ना, वो हिलने लग जाते हैं, डिस्प्लेस होने लग जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाते हैं वो, तो वो मूव जब करते हैं तो वो भी बबल के फॉर्मेशन में दिख जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू शो दैट ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। ये बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करना होता है, 2 मोमबत्ती लेना होती है आपको, 2 कवर ग्लासेस ले सकते हैं आप, और एक प्लेट ले सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या कर देंगे आप, पहले दोनों प्लेट्स ली हैं आपने, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भर देंगे, ठीक है, थोड़ा पानी भर देंगे और उसके अंदर मोमबत्ती को आप टिका देंगे और मोमबत्ती को भी आप ढक देंगे। अब थोड़े टाइम तक तो क्या होगा, मोमबत्ती जो है वो जलती रहेगी, थोड़े टाइम के बाद वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। जिसके अंदर कम पानी है उसकी मोमबत्ती बहुत जल्दी बुझ जाएगी, जिसके अंदर ज्यादा पानी है उसकी मोमबत्ती जलती रहेगी। क्यों जलती रहेगी, क्योंकि वो पानी से क्या ले रही है, ऑक्सीजन उस तक पहुंच रहा है, और ऑक्सीजन, कम पानी की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता कैंडल तक, तो क्या होता है, कैंडल वो बर्न हो जाती है, मतलब वो बुझ जाती है। तो इससे ये पता चल जाता है कि जलाने के लिए, कोई भी चीज अगर आपको बर्न करना है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अब ये मैंने इतना बड़ा पूरा नहीं पढ़ा और मैंने आपको समझा दिया है, सिंपल है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है, हमने नाइट्रोजन पढ़ लिया है, ऑक्सीजन पढ़ लिया, अब नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये 1% के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, ओके। एयर कंटेन्स 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03%, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में। Plants and animals take in oxygen and give out carbon dioxide during respiration. Burning also produces carbon dioxide. अब प्लांट और एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, हमने ऑक्सीजन लिया, एनिमल ने ऑक्सीजन लिया, और हम बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लिया, छोड़ते, जब हम सांस छोड़ते हैं ना, तब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और अगर आप कोई चीज जला रहे हैं तब भी क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ओके। नेक्स्ट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर ड्यू टू इवोपरेशन ऑफ वाटर बाय सन्स हीट। वाटर वेपर जो होती है वो एयर के अंदर कब आती है, वाटर से, जब सन की हीट वाटर में पड़ती है तो वो एयर वाटर वेपर्स बन जाते हैं, इवोपरेशन हो जाता है। वाटर वेपर इज ऑल्सो एडेड टू द एयर बाय प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। और बहुत सी बार जब प्लांट्स भी ट्रांसपिरेशन करते हैं, जब लॉस ऑफ वाटर होता है उनका, तब भी वो वाटर अगर उनकी बॉडी पर आता है तो वो इवोपरेट होकर कहाँ आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आ जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। अब कहीं जगह पर वाटर वेपर बहुत ज्यादा होती है, कहीं जगह पर बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको वाटर वेपर ज्यादा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पानी नहीं है, ठीक है। और अगर किसी आप कोस्टल एरिया पे जाओगे या समुद्र के किनारे जाओगे तो वहां पर वाटर वेपर्स भी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर पानी है तो वो इवोपरेट होता रहता है, ठीक है। और टाइम टू टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पर भी अगर बहुत ज्यादा धूप होती है तो इवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है, अगर धूप नहीं होती इतनी तो वहां पर भी इवोपरेशन फिर कम हो जाता है, तो वाटर वेपर्स भी कम हो जाते हैं। On hot sticky days we can easily feel that there is lot of water or moisture in the air. Coastal areas are more humid than other places. अब ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि ना धूप इतनी नहीं निकल रही थी, रोशनी होती है, जैसे अभी का मौसम हो रहा है, ठीक है। अभी का मौसम आप बाहर देखो, आपको पता चलेगा कि रोशनी तो है बट थोड़ी ठंडक भी है, थोड़ी नमी नमी सी, कपड़े ढंग से सूख नहीं पा रहे, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। और स्पेशली कोस्टल एरिया, मतलब समुद्र के किनारे वाले जितने भी एरिया होते हैं ना, वहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट अ गिवन प्लेस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कितनी प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक जगह पर, स्पेसिफिक टाइम में, उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी, ओके। नाउ लास्ट हमारा जो चीज है जो एयर में प्रेजेंट होती है वो है डस्ट एंड स्मोक। When the sun rays enter a dark room, you observe the dust particles in the rays. अभी तो सन रेज इतनी आ नहीं रही, बट जब सन रेज आती है ना, तो खिड़कियों में से जब रोशनी आती, सन रेज आती, तो आपको उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी नजर आते हैं। Dust particles varies in size and are present everywhere in the air.
डस्ट पार्टिकल्स का साइज वेरे हो सकता है, कहीं छोटे, कहीं बहुत ज्यादा छोटे, कहीं थोड़े बड़े हो सकते हैं, बट वो सब तरफ प्रेजेंट रहता है. एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड फैक्ट्री रिलीजेस स्मोक. The presence of dust and smoke in the air make it unfit for breathing, causing respiratory diseases and allergies in human. अब एयर के अंदर स्मोक कहाँ से आई? हमने चीजें जलाई, फैक्ट्री से जो धुआं निकला वो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में मिक्स हुआ, और एटमॉस्फेयर में एयर तो है, एयर के साथ वो मिक्स हुआ, डस्ट पार्टिकल्स भी उसके साथ निकले तो वो मिक्स हुए, तो उन्होंने सब ये सारी गंदगी ने क्या करा, एयर को अनफिट बना दिया हमारी ब्रीथिंग के लिए, और उससे क्या कॉज हो गया, एयर पॉल्यूशन कॉज हो गया. इससे रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब सांस लेने में जो दिक्कत आती है वो वाले डिजीजेस ज्यादा होते हैं. नेक्स्ट अस्थमा हो सकता है, और एलर्जीज भी हो सकती है. ठीक है, जैसे कि स्किन एलर्जीज हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है. जैसे कि अगर बहुत ज्यादा धूल या धूप में जाऊंगी तो मेरे फेस पर पूरे बहुत छोटे छोटे से दाने जो है वो उठना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे एलर्जी है इन चीजों से, डस्ट और स्मोक से. ठीक है, तो मैं ज्यादा ट्रैवल भी अगर ज्यादा करती हूँ मैं, तो भी मेरे साथ यही होता है, क्योंकि धूल लगती है ज्यादा तो प्रॉब्लम होती है, तो ये एलर्जीज होती है. ठीक है, ये हर किसी को नहीं होती है, बट हाँ किसी के स्किन में प्रॉब्लम होती है तो उन्हें जरूर होती है. ये था हमारा पूरा कि क्या क्या हमारे एयर में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, सबसे ज्यादा परसेंट में क्या रहता है, नाइट्रोजन. वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है. नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में. अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एयर. एयर की क्या जरूरत है? एयर तो मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है, पता नहीं क्यों पढ़ा रही है, बट आपको और ज्यादा नॉलेज देने के लिए यहाँ बताया गया है कि एयर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एयर चाहिए अपने सर्वाइवल के. हर लिविंग, ऑल लिविंग थिंग बोला गया यहाँ पे, चाहे वो माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो. ठीक है, सभी को किसकी जरूरत है, एयर की जरूरत है फॉर सर्वाइवल. सम ऑफ द यूजेस ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर गिवन बिलो. कुछ इंपॉर्टेंस दी हुई है आपको, गैसेस का क्या क्या यूज होता है वो यहाँ पर बता दिया है. जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है लिविंग थिंग के सर्वाइवल के लिए. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड दे ईट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अब इस ऑक्सीजन का क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको सांस लेने में के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी रहती है, फूड के अंदर जो एनर्जी रहती है उसको यूज करने में, कंज्यूम करने में हेल्प करता है. अब प्लांट्स को क्या जरूरत है देखते हैं. Plants take in oxygen through small pores on the leaf surface called stomata, some pores on the stems called lenticles, and through root hairs. अब कहाँ से लेते हैं प्लांट ऑक्सीजन को? स्टोमेटा से लेते हैं पहले तो. ठीक है, उसके बाद लेंटिकल्स रहते हैं जो स्टेम्स पे प्रेजेंट रहते हैं, या फिर सॉइल में से रूट हेयर्स के थ्रू वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करते हैं. एनिमल्स किस तरह से लेते हैं, हर एनिमल का यहाँ पर अलग अलग बताया गया है. एक्वेटिक एनिमल्स अलग तरह से लेते हैं, इंसेक्ट्स अलग लेते हैं, एम्फीबियंस अलग लेते हैं, बर्ड्स अलग लेते हैं, और मैमल्स अलग तरह से ऑक्सीजन लेते हैं. ये सारी चीजें कुछ भी नया नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो ये आपको सिर्फ एक हो सकता है क्विक रिविजन हो रहा है, ये वापस आपका पुराना चैप्टर फिर से आपको मिल गया. तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ. ओके, अब एनिमल्स देखते हैं कैसे लेते हैं. Most animals need oxygen for breathing. Different animals have different organs of breathing. हर एनिमल के अपने अपने ऑर्गन से ब्रीथ करने के देखें क्या क्या है. Aquatic animals breathe through gills. Aquatic animals such as fish breathe the oxygen dissolved in water through gills. Earthworm breathe through the moist skin. Crabs can come out of the water for some time because their gill chambers can hold water for some time. अब देखिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें एग्जांपल फिश का ही रहता है. तो फिश जो होते हैं वो किससे लेते हैं ऑक्सीजन? थ्रू देयर गिल्स. यहाँ गिल्स प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पर वो ऑक्सीजन लेते हैं. अर्थवर्म लेते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन, मतलब जो उनकी गीली स्किन होती है, नमी वाली जो स्किन होती है, उसके थ्रू वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं. क्रैब्स होते हैं ना, केकड़े, वो कहाँ से लेते हैं? वो अर्थ पर, मतलब वो जमीन पर आ जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, ऑक्सीजन अपने अंदर फिल किया उन्होंने, वापस वो पानी के अंदर चले जाते हैं. ठीक है, क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनका जो गिल चैम्बर है वो ज्यादा देर तक पानी को होल्ड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए ही वो पानी को होल्ड कर पाता है. नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स कैसे लेते हैं? इंसेक्ट्स सच एज ग्रासहोपर एंड कॉकरोचेस ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स. द एयर टेकन इज गोन थ्रू
गोज टू ट्रैकिया। अब जो कि ग्रास हॉपर्स हैं या फिर कॉकरोचेस हैं, उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ओके, होल्स होते हैं, उसे कहा जाता है स्पाइरेकल्स। उसके थ्रू वो सांस लेते हैं और वो कहा जाता है उनके स्पाइरेकल से थ्रू ट्रैकिया के अंदर वो पूरी जाती है, फिर वहां पर उनका पूरा रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। Some animals such as frogs, salamander and newt begins their life in water and as they grow they shift to land. कुछ एनिमल्स जैसे फ्रॉग, सैलमेंडर और न्यूट, ठीक है, ये एनिमल्स की लाइफ स्टार्ट होती है पानी के अंदर, बट जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं ये क्या करते हैं, लैंड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। These animals are called amphibians. These animals have different mechanism to breathe in water and on land. इनके पास दोनों चीजें होती है, लैंड पे ब्रीथ करने के लिए लंग्स होते हैं और वाटर में ब्रीथ करने के लिए गिल्स होते हैं। इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है, क्योंकि इनके दोनों मैकेनिज्म होते हैं, ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, baby frog called tadpoles breathe in water through gills, while the adult frog on land breathe through their moist skin as well as with their lungs. अब देखो, एक एनिमल है सिर्फ ये फ्रॉग। ओके, फ्रॉग का जब छोटा बेबी होता है फ्रॉग, तो वो गिल्स के थ्रू पानी के अंदर सांस लेता है, जैसे फिश लेती है। ठीक है, और जैसे वो बड़ा हो जाता है तो या तो वो अपनी स्किन पे से लेता है, मतलब जो चमड़ी है उसकी, उसके थ्रू वो सांस लेता है, या फिर उनके लंग्स में होते हैं तो उसके थ्रू भी वो सांस ले लेते हैं। ओके, ये था एम्फीबियंस का। नेक्स्ट है बर्ड्स। ऑल बर्ड्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। सारी बर्ड्स किससे ब्रीथ करती है, लंग्स से ही ब्रीथ करती हैं। Birds have a highly effective respiratory system that supply them with sufficient oxygen while flying. Birds के अंदर जो उनका respiratory system होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो उड़ते टाइम पर भी उनका सांस तो चलती रहती है, मर थोड़ी जाते हैं वो। ठीक है, तो उनको उड़ते टाइम भी इनफ ऑक्सीजन मिल जाता है, चाहे वो उड़े या फिर बैठे रहे पेड़ के ऊपर। ठीक है, हाँ बेटा, उसको भी क्रैब ही कहा जाता है। नेक्स्ट इज मैमल्स। ऑल मैमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू लंग्स। जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, या फिर वो जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। तो ये मैमल्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, हम भी मैमल हैं तो हम ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू। Aquatic mammal that live in water such as seal have nostrils at the tip of their snoot for inhaling oxygen. जैसे कि सील है तो इनके यहाँ nostrils होती है, ये भी रहते पानी के अंदर है। ठीक है, बट ये ऑक्सीजन, ये होते मैमल्स हैं। क्यों मैमल्स होते हैं, क्योंकि ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो ये नोस्ट्रिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर देते हैं। Water mammals such as whale and dolphin have blowhole on top of their head that allow them to breathe in oxygen from air even when most of their body is underwater. अब वेल्स और डॉल्फिन्स को देखा ना आपने कैसे ऊपर आती है, तो वो ऊपर जब आती है ना तो वो बहुत सारा ऑक्सीजन ऑलरेडी ले चुकी होती है अपने बॉडी के अंदर, ताकि वो पानी के अंदर सर्वाइव करें। फिर थोड़ी देर बाद वापस आती है, फिर ऑक्सीजन वो ले लेती है। और उनके ऐसे ब्लो होल्स होते हैं, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में ब्लो होल्स होते हैं, ताकि वहां से भी ऑक्सीजन उन्हें मिलता रहे। चाहे उनकी मैक्सिमम बॉडी पार्ट जो है वो पानी के अंदर है, पर फिर भी उन्हें उस ब्लो होल्स के थ्रू भी क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या जरूरत है। ओके, ये सब तो समझ आ गया होगा आप लोग सबको कि एनिमल्स कैसे अलग अलग तरह से ब्रीथ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की क्या जरूरत है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली it cannot be used directly from air. Nitrogen present in the air is first converted into nitric acid through various processes during lightning and rain. Some bacteria called nitrogen fixing bacteria present in soil convert the nitric acid into the form that is absorbed by root of the plant. अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन कोई भी डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता, ना ही प्लांट्स ना ही एनिमल्स। हम भी नाइट्रोजन हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रिक एसिड फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। जब बिजली कड़कती है या बारिश होती है ना, उस टाइम पर दो नाइट्रोजन मिलते हैं और वो नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। ठीक है, या तीन नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, और जब वो नाइट्रोजन मिलता है तो हम उसे कंज्यूम कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर ही या सॉइल के अंदर ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है या सॉइल में जो अलग अलग नाइट्रोजन है उन्हें फिक्स कर देते हैं, और फिर वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है, और फिर प्लांट की जो रूट्स है वो उस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या जरूरत है।
Presence of small amount of carbon dioxide in the air maintains the temperature of earth by causing greenhouse effect. और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है, वरना अगर सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगी ना तो ठंडक हमेशा रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड रहती है तो थोड़ा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो हमें एकदम ज्यादा सर्दी, कभी ऐसा तो होता नहीं कि ठंड स्टार्ट हुई, मौसम स्टार्ट हुआ, हमें स्वेटर पहनना स्टार्ट कर देते, नहीं। अब हमने स्वेटर पहनना स्टार्ट करें तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हीट जो है वो डायरेक्टली अर्थ पर नहीं आ पाती, वो भी रहता है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन वो बाहर देते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स भी क्या करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व रहता है वो भी, ठीक है। प्लांट जो होते हैं वो अब्सॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व है, कब, जब फोटोसिंथेसिस करना है। अब प्लांट कोई भी हो, चाहे वो लैंड पर हो या फिर वो वाटर के अंदर हो, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, क्योंकि सनलाइट, अगर उसे प्लांट को पानी के अंदर भी सनलाइट मिल जाती है तो वहां फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ये दोनों चीजें मिलती हैं और क्या बनता है, फिर ग्लूकोज बन जाता है, उनकी बॉडी में पहुंच जाता है और हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम देखेंगे बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन नेचर। आई थिंक हमारा कल, हाँ, हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। मैं आप लोगों को इसके बुक एक्टिविटीज फिर दे दूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, अब हम कल देखेंगे आगे का चैप्टर।